हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। हम लोग एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स की। जिस तरीके से आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो हमने सोचा एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की जाए। बायोकेमिस्ट्री को से रिलेटेड टॉपिक है, इसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो टॉपिक रखा है वो है अमाइनो एसिड। जैसे ही अमाइनो एसिड कंप्लीट होगा, वैसे हम फिर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। ये जो मटेरियल है, मैं इस मटेरियल को वोइड एंड वोइड बुक से ले रही हूँ, और इस वीडियो के एंड में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमें देखिए, आप लोगों को पता होगा प्रोटीन बेसिकली किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। काफ़ी सारे अमाइनो एसिड मिल के क्या बनाते हैं आपके? ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी ये एक मोनोमेरिक यूनिट है, वो क्या है? प्रोटीन की अमाइनो एसिड। मोनोमेरिक यूनिट क्या है हमारे प्रोटीन की? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन को। तो अगर हम बात करें तो कितने 20 अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड कितने हैं? अमाइनो एसिड्स तो बहुत हैं, लेकिन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कितने हैं? 20। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड मीन्स वो अमाइनो एसिड जो आपके ट्रांसलेशन में भी पार्ट लेते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्ट नहीं लेते हैं, ट्रांसलेशन में पार्ट नहीं लेते हैं, तो वो होते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, जिनसे आपकी सारी प्रोटीन्स बनी होती हैं। अब देखिए, अगर आप नॉर्मली एक स्ट्रक्चर देखें अमाइनो एसिड का, तो देखिए ये एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, जिसमें आपका सी एल्फा है। सी एल्फा आप उस कार्बन को बोलेंगे जिस पर आपका एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो और दूसरी साइड आपका अमाइनो ग्रुप अटैच हो। ठीक है, देन आपका आर चेन अटैच है। आर चेन बेसिकली अ साइड चेन जो कि डिफर करेगा हर अमाइनो एसिड के लिए। हम कह रहे हैं 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, तो ये जनरल एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। 20 अमाइनो एसिड कैसे डिफर करेंगे? देखिए, अगर इस आर की जगह एच लग जाए, समझिए मेरी बात, अगर इस आर की जगह एच लग जाए तो हम उस अमाइनो एसिड को बोलते हैं ग्लाइसिन। ठीक है, अगर इस आर की जगह हमारा CH3 लग जाए तो हम उसे बोलते हैं एलेनिन। तो इस तरीके से हमारी आर चेन डिफर करती है हर अमाइनो एसिड के लिए। तो इसके बेसिस पर हमारे अलग अलग तरीके के 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, अगर जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, आर की जगह अगर आप एच लगा देंगे तो आप उसे कहेंगे ग्लाइसिन। अगर आप आर की जगह CH3 लगा देंगे तो आप उसे कहेंगे एलेनिन। एलेनिन बेसिकली अमाइनो एसिड है एक, ग्लाइसिन बेसिकली एक अमाइनो एसिड है। हम सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर वाला सब आगे चल के वीडियो में करेंगे, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी आज हम बेसिक्स देखेंगे कुछ। देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सेम कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है और सेम ही कार्बन पर अमाइनो ग्रुप अटैच है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है प्रोलीन। 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में प्रोलीन भी आता है, तो प्रोलीन इसमें एक्सेप्शन है। कैसे एक्सेप्शन है? जो आपका प्रोलीन है उसमें सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है। हम प्रोलीन का स्ट्रक्चर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि प्रोलीन एक आपका एक्सेप्शन है, जिसमें क्या होता है? सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप। अदरवाइज जो बाकी के 19 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनमें क्या होता है? हमारे यहाँ पर उसी सेम कार्बन पर NH2 ग्रुप है और उसी सेम कार्बन पर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमें एक चीज़ समझनी है। अगर आपको क्वेश्चन में देखिए, कुछ एक चीज़ होती है PK1 और एक होती है PK2। आप किसे PK1 बोलेंगे और किसे PK2 बोलेंगे? क्वेश्चंस में आपको कई जगह देखने के लिए भी मिलती है। तो देखिए, PK1 आप कार्बोक्सिलिक वाले को PK1 बोलते हैं। ये अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। अल्फा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि C अल्फा से अटैच है ये। ठीक है, तो इसलिए अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड। और अल्फा अमाइनो ग्रुप वाले को क्या बोलते हैं आप? PK2। क्या बोलते हैं? PK2। PK1 आप अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलेंगे
और PK2 आप अल्फा अमाइनो ग्रुप वाले को बोलेंगे, और जो ये R है इसे आप बोलते हैं PKR। तो आपको क्वेश्चन में कई बार देखने के लिए मिलती है PK1, तो PK1 लिख रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। अगर PK2 लिख रहा हो तो आप समझ जाइएगा कि अल्फा अमाइनो ग्रुप की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि इनकी वैल्यूज़। देखिए क्या होता है कि इनकी वैल्यूज़ अराउंडली हम लेते हैं 2.2, तो आप कह सकते हैं अप्रोक्स 2 वैल्यू लेते हैं हम फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फॉर PK1 वी आर टेकिंग द वैल्यू फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड अप्रोक्सीमेटली 2, बट फॉर PK2 के लिए हम जो वैल्यू लेंगे वो कितनी लेंगे, अप्रोक्स 9। ठीक है, ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा। PK1 के लिए आप अप्रोक्स वैल्यू कितनी लेंगे, अराउंड 2। ठीक है, 2.2 लेते हैं तो अप्रोक्स 2 ले सकते हैं आप। फॉर PK2 दैट इज फॉर अमाइनो ग्रुप, अल्फा अमाइनो ग्रुप, आप वैल्यू लेंगे अराउंड 9। तो देखिए आप कैसे याद रखेंगे, अमाइनो ग्रुप है, NH2 है, 9 से शुरू होगा। देखिए अप्रोक्स 9 कहा तो 9 का भी N और NH2 का भी N, तो NN क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप, NH2 के लिए आप 9 लेंगे और कार्बोक्सिलिक के लिए आप क्या लेंगे, अप्रोक्स 2। ठीक है, PKR की वैल्यू डिफर करेगी। आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा हर किसी के PKR की वैल्यू, अगर मेंशन नहीं किया तो कुछ PKR वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब आपको सारे अमाइनो एसिड्स कराऊंगी तो उनके PKR की वैल्यू भी मेंशन करूंगी, तो आप वहाँ से हम याद कर लेंगे। ठीक है, एक बात आती है कि कुछ जो हमारे कुछ हमारे अमाइनो एसिड एक्ट कर सकते हैं एसिड की तरह, एज वेल एज बिहेव कर सकते हैं बेस की तरह। हमारे अमाइनो एसिड में प्रॉपर्टी होती है वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज किसकी तरह बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। तो इन ऐसी प्रॉपर्टी को हम एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी कहते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एम्फोलाइट्स कहते हैं। आर यू गेटिंग? मैंने क्या कहा कि अमाइनो एसिड एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, और अमाइनो एसिड उसके बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अमाइनो ग्रुप। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एम्फोलाइट्स कहते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी को हम एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी, आप यहाँ से एक बार रीड कर लीजिएगा। ये सारा चीज़ मैंने मटेरियल वोइट एंड वोइट बुक से लिया है। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो देखिए अब हमें ये चीज़ समझनी है, ज्विटर आयन। आप आई होप आपने ज्विटर आयन के बारे में सुना होगा। देखिए ज्विटर आयन क्या होते हैं, ज्विटर मीन्स हाइब्रिड। तो देखिए NH3 प्लस COO माइनस, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दोनों चार्ज को कैरी करते हो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मीन्स अपोजिट पोलैरिटी रखते हैं, ऐसे आयंस को हम बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं ज्विटर। ज्विटर मीन्स हाइब्रिड, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो ज्विटर आयन। और डाइपोलर आयंस, देखिए मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, मॉलिक्यूल्स दैट बियर चार्ज्ड ग्रुप ऑफ अपोजिट पोलैरिटी आर नोन एज ज्विटर और डाइपोलर आयंस। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छी लगे। ज्विटर आयंस वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज को कैरी कर रहे हैं, जैसे NH3 प्लस। देखिए COOH से कोई भी अगर जैसे आप pH इंक्रीज करेंगे तो H आयंस निकलेंगे, जैसे ही H आयंस निकलेंगे, देखिए COOH है, जैसे ही आप pH इंक्रीज करते जाएंगे तो H आयंस निकलेंगे, तो COO माइनस बन जाएगा। तो ऐसे में हम COO माइनस आता है। इन द सेम वे अगर अब मैं बात करूं कि अगर pH कम है, ठीक है, अगर आप pH कम कर देंगे तो क्या होगा, NH2 से क्या हो जाएगा, NH3 प्लस हो जाएगा जब हम pH कम कर देंगे। तो अब ज्विटर आयन की करेक्टर को, ज्विटर आयनिक करेक्टर जो है अल्फा अमाइनो एसिड का, वो आप कैसे मतलब कैसे पता कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट से कर सकते हैं या फिर एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से डिटरमाइन कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट मुझे लगा पॉइंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर ज्विटर आयनिक करेक्टर है अमाइनो एसिड का, अल्फा अमाइनो एसिड का, तो वो आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। ज्विटर आयनिक करेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए अल्फा अमाइनो एसिड को आप कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट एज वेल एज एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है,
आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सारा मटेरियल मैंने दिया वोइट एंड वोइट से ही है। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। देखिए एक अमाइनो एसिड है ये और दूसरा अमाइनो एसिड है ये, इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। पर ये बनता कैसे है? तो देखिए हमने नॉर्मली अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, सी अल्फा है ये वाला हमारा, ये वाला क्या है हमारा सी अल्फा, इससे आर अटैच है, NH2 प्लस NH3 प्लस H और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है प्लस ये दूसरा अमाइनो एसिड है। अब अगर आप दूसरा अमाइनो एसिड देखें तो देखिए ये इसका सी अल्फा एटम है, इसका ये NH2, ये कार्बोक्सिलिक, ये R और ये H। तो इस ध्यान से समझिएगा, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए 2 H मॉलिक्यूल, NH2 के 2 H मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक C का मतलब कार्बोक्सिलिक का O मॉलिक्यूल निकलता है और H2O निकलेगा और इनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये रेड कलर में जो आपको शो कर रहे हैं ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, पहले अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से O निकलता है, ठीक है, और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से H2 निकलता है। पहले अमाइनो एसिड से क्या निकला आपका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप से O निकला और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से H2 निकला। H2O पूरा एक निकलेगा, जब एक वाटर निकलेगा तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, 2 अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही सेम अगर तीसरा वाला अगर आपका होगा तो वो कैसे बनेगा? तो देखिए अगर यहाँ पे एक और अमाइनो एसिड अटैच होगा तो यहाँ पर NH2 होगा, तो यहाँ से 2 H निकलेंगे और यहाँ से एक O निकलेगा और अगेन एक तीसरा बॉन्ड मतलब दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। आर यू गेटिंग? बॉन्ड बनेगा क्योंकि एक H2O निकल रहा है तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। एक H2O मॉलिक्यूल निकलेगा और 2 अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, वो ये है कि डाईपेप्टाइड आप किसे बोलेंगे? ध्यान से सुनिए मेरी बात, काफ़ी बच्चे से चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं। डाईपेप्टाइड मीन्स 2 अमाइनो एसिड हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड है, जबकि बच्चे क्या समझते हैं डाईपेप्टाइड लिखा है तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड है। नहीं, डाईपेप्टाइड मीन्स 2 अमाइनो एसिड हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड है। अब ट्राईपेप्टाइड क्या होगा? ट्राईपेप्टाइड मीन्स 3 अमाइनो एसिड हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड है, ट्राईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड मीन्स 2 अमाइनो एसिड, एक पेप्टाइड बॉन्ड। ट्राईपेप्टाइड मीन्स 3 अमाइनो एसिड और 2 पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से पेप्टाइड्स बनती हैं, जैसे ओलिगोपेप्टाइड 2 to 10 की होती है, पॉलीपेप्टाइड मोर देन 40 अमाइनो एसिड की होती है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए जो अमाइनो एसिड का ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रही हूँ अमाइनो एसिड रेसिड्यू का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली 110 डाल्टन। आई एम सेइंग अमाइनो एसिड रेसिड्यू, नॉट अमाइनो एसिड। देखिए आप अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड रेसिड्यू कब बोलते हैं? समझिएगा मेरी बात, आप रेसिड्यू तब बोलेंगे जब वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। मीन्स जब वो एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वो पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया उसने, तब आप उसे अमाइनो एसिड रेसिड्यू बोलेंगे। अगर ये एज अ सिंगल है तो आप इसे क्या बोलेंगे? अमाइनो एसिड। पर जब ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है, जब H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है, जब ये दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक हो जाता है, तब आप इसे बोलते हैं अमाइनो एसिड रेसिड्यू। तो एक, अब मैं कहूँ इसके, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कह रही हूँ ये एक अमाइनो एसिड है और ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, इसने एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, तो इस अमाइनो एसिड रेसिड्यू का एवरेज मास कितना है? तो आप कहेंगे 110 डाल्टन, ठीक है। सेम वे इस अमाइनो एसिड रेसिड्यू का कितना एवरेज मास है? तो 110 डाल्टन। हर अमाइनो एसिड रेसिड्यू का कितना होता है मास? एवरेज मास 110 डाल्टन। अगर आपसे पूछी जाए अमाइनो एसिड का कितना होता है, तो देखिए अमाइनो एसिड का आपको बेसिकली मेंशन करेंगे वो लोग क्वेश्चन में, लेकिन आपको याद रखना है अमाइनो एसिड रेसिड्यू का 110 डाल्टन होता है, ठीक है। चलिए अब आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है JNU में। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अमाइनो एसिड, देखिए अब मॉलिक्यूलर मास अमाइनो एसिड का मेंशन किया हुआ है 150 डाल्टन।
द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ ट्राईपेप्टाइड विल बी। ट्राईपेप्टाइड का कितना होगा? तो देखिए पहले समझिए ट्राईपेप्टाइड क्या है। ट्राईपेप्टाइड मीन्स 3 अमाइनो एसिड। ध्यान से देखिए 3 अमाइनो एसिड, 1, ये 2 और ये हमारा हो गया 3। ठीक है, दिस इज व्हाट अ ट्राईपेप्टाइड। अब इसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और एक का अमाइनो एसिड का वेट है 150, तो इसका भी 150 होगा। ठीक है, और इसका भी कितना होगा? 150। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए ध्यान से समझिए, क्योंकि इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में एक H2O मॉलिक्यूल निकला है। ध्यान से समझिए मेरी बात, इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में एक H2O मॉलिक्यूल निकला है, और H2O मॉलिक्यूल का कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा? हमें पता है H का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 H के हैं तो 1 H का है, तो 2 × 1 प्लस O का कितना होता है? 16। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 18। तो आपका एक H2O यहाँ पर और एक H2O यहाँ पर, 2 H2O मॉलिक्यूल निकले, तब 2 पेप्टाइड बॉन्ड बने। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 150 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, कितना हो गया? 450 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 18। क्यों 2 मल्टीप्लाई बाय 18 किया? क्योंकि एक 18 जो है वो एक H2O मॉलिक्यूलर का, एक H2O का मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18, और क्योंकि 2 H2O निकले हैं इसीलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 18, और 2 क्योंकि रिमूव हुए हैं, 2 H2O मॉलिक्यूल रिमूव हुए हैं इसीलिए हमने माइनस किया है। तो जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आप आंसर देखेंगे कि आपका आंसर आएगा 414। कितना? देखिए, क्योंकि देखिए अगर आप बात करें 450 आपका ये हो गया, और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट? 36। तो 450 माइनस 36 इज व्हाट? 414 डाल्टन आंसर आपका आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IISc, in a 5 residue long peptide each amino acid can adopt 3 conformation. The total number of conformation that the peptide can adopt. देखिए कितनी रेसिड्यू बताए हैं इन्होंने? 5, और कितनी 5 रेसिड्यू लॉन्ग पेप्टाइड है, मीन्स 5 रेसिड्यू लॉन्ग, मीन्स 5 अमाइनो एसिड इसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 अमाइनो एसिड हमने एक लॉन्ग पेप्टाइड बना ली। अब हर अमाइनो एसिड पर ये चांस है कि वो 3 कन्फर्मेशन को अडॉप्ट कर सकता है। तो इस अमाइनो एसिड पे भी चांस है 3 कन्फर्मेशन अडॉप्ट करने का, इस अमाइनो एसिड पर भी चांस है, सेम वे इस अमाइनो एसिड पर भी चांस है 3 कन्फर्मेशन अडॉप्ट कर ले। इन द सेम वे इस अमाइनो एसिड पर भी चांस है 3 अडॉप्ट कर ले कन्फर्मेशन, और सेम वे इस अमाइनो एसिड पर भी चांस है कि 3 कन्फर्मेशन को अडॉप्ट कर सके। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 3 आपको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे आंसर, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 243। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैसे, क्योंकि हर अमाइनो एसिड पर ये चांस है कि वो 3 कन्फर्मेशन को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो 3 और 5 अमाइनो एसिड लॉन्ग हमें एक पेप्टाइड बनानी है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3, इस तरीके से 5 टाइम्स आप 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम। दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन IISc, if one needs to use the natural 20 amino acid residues with no restrictions on the number of times a given residue type can be used, what is the total number of possible tripeptide sequence? देखिए आपको कितनी लंबी बनानी है पेप्टाइड? ट्राईपेप्टाइड। देखिए आपको साफ मेंशन किया गया है कि ट्राईपेप्टाइड सीक्वेंस आपको बनाना है। ट्राईपेप्टाइड मीन्स 3 अमाइनो एसिड यूज हो सके इतनी लंबी पेप्टाइड, 1 2 3, एक ये अमाइनो एसिड, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, लेकिन ये हमारे नेचुरल 20 अमाइनो एसिड हैं, तो कोई भी 20 आके यूज हो सकते हैं, कोई भी 20। ठीक है, इन द सेम वे अगेन, क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि एक बार अमाइनो एसिड यूज हो गया तो वो दोबारा यूज नहीं हो सकता। इन्होंने कहा विद नो रेस्ट्रिक्शंस
ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन रेसिड्यू टाइप। तो 20 अगर अमाइनो एसिड यहाँ इनमें से कोई एक बन आ गया, सपोज कीजिए यहाँ ग्लाइसिन आ गया, तो यहाँ पर कोई भी आ सकता है अगेन 20 में से। सपोज कीजिए क्या पता ग्लाइसिन ही आ जाए, क्या पता एलिनिन ही आ जाए, कोई भी आ सकता है। इन द सेम वे यहाँ पर अगेन कोई भी 20 आ सकते हैं। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आएगा, 8000 आंसर आएगा। आई होप आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि कौन सा अमाइनो एसिड हमें यूज़ करना है। हम कोई भी, क्योंकि ट्राईपेप्टाइड बनानी है तो कोई भी 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में से हम कोई भी अमाइनो एसिड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज़ व्हाट, 8000। आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी। ये मटेरियल मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे gyanvarshaquery@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं। हम आगे और इसकी सारी वीडियोस बनाएंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हम वोइट एंड वोइट को ही लेके चल रहे हैं, तो मैं उसी को स्टार्टिंग से अमाइनो एसिड से ही लेके चल रही हूँ। तो इसीलिए आगे चल के हम जैसे देखेंगे कि किस तरीके से आपके PK1 अगर PK2 और PKR की वैल्यू दे रखी है तो आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे चल के जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चन के साथ आपको चीज़ें क्लियर करती जाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।